तो जोश आई है आपका? काफ़ी लोग बैठे हो रहे। कौन कौन बैठे हैं यहाँ पे? कौन कौन सा बैच है? साइंस के भी है क्या? कौन कौन है? अच्छा, और हिंदी के कौन कौन है? हिंदी के भी है। एसएसटी के? बढ़िया। और L1 के? तो मतलब सारे यहीं आ गए क्या आप लोग? चलो बढ़िया है। तो ये L1 वाले तो पहले उस बैच में थे वहाँ पे, ये परिचित है। बाकी आप लोग सब परिचित नहीं हो, लेकिन धीरे धीरे हो जाओगे, क्योंकि परिचय जो है वो जितना धीरे धीरे होता है उतना ही संबंध गहरा होता है। जिससे जल्दी परिचय हो जाता है उससे वापस से संबंध विच्छेद भी जल्दी होता है। इसलिए किसी भी काम में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। मैं सबको दिख तो रहा हूँ ना, या यहाँ हूँ? इधर आऊँ क्या? चलो, तो क्या पढ़ोगे? स्टेट पॉलिटी। आपके कॉमन जो पार्ट है इसके अंदर, जो कॉमन पार्ट है, वो कॉमन पार्ट क्या है? राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। अब मेरी हाइट ज़्यादा है या इसकी कम है? हाँ, मेरी ज़्यादा है क्या? राजस्थान की राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था। अच्छा, ऑनलाइन वाले भी है क्या? उधर है वो तो। अब ये जिसकी कॉपियाँ वगैरह खोल रहे हो और पेन निकाल रहे हो, वो शांत हो जाओ सारे एक बार। अरे इतने सारे लोग बैठे हो, आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, तो एकदम शांति से। दो चीज़ का ध्यान रखना है। कौन सी चीज़ का? एक तो डिसिप्लिन से बातों को सुनना है, ठीक है, और उसके बाद में एक ही पेन से लिखना है, ठीक है? यूँ, हाँ, और कम से कम लड़कों से तो मैं उम्मीद करूँगा कि वो एक ही पेन से लिखेंगे। लड़कियों की जैसे मत किया करो, चार चार पेन लेके आते हो, ठीक है? तो जीवन में जो हमेशा है उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास किया जाए। आपके फंडामेंटल राइट है, मौलिक कर्तव्य। पढ़े हैं क्या आपने? हाँ, तो पढ़ना चाहिए। मौलिक कर्तव्य जो है उसमें जो 10वां मौलिक कर्तव्य है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास है। हाँ, तो उत्कर्ष में तो आप लोग बढ़ ही चुके हो। आगे क्या सब उत्कर्ष में? उत्कर्ष का मतलब होता है अपने जीवन में आगे की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान ने कि यदि आपको पुरुष बना दिया है, लड़का बना दिया है, तो उसकी तरह व्यवहार भी करना है। वापिस से बैक नहीं चलना है लड़कियों के जैसे चार चार पेन। तो एक ही पेन से लिखना है। कितने पेन से लिखना है? एक पेन से लिखना है। और क्लास में मेरी बात सुनो, यदि अच्छे से पढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं अच्छे से पढ़ाऊँ आपको, तो डिसिप्लिन रखना, वरना मेरा पता नहीं मूड कब स्विंग हो जाता है, ठीक है ना? उसके बाद मैं फिर घास काटता हूँ। तो मैं अगर अच्छे से पढ़ाऊँ आप चाहते हो, तो आप सभी को एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जहाँ पर हंसना है वहीं पर हंसा जाए। टाइमिंग का ध्यान रखना है। एक लड़के ने पूछा, मैं पढ़ा रहा था मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट में मैंने लिखाया कि व्यक्ति को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19(1) अनुच्छेद 19(1) में लिखा हुआ है कि हर व्यक्ति को जो है भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। तो उसने पूछा कि सर हंसने की स्वतंत्रता भी है क्या? तो मैंने कहा कि हंसने की स्वतंत्रता है, लेकिन ये पता होना चाहिए उस व्यक्ति को कि कहाँ पर हंसा जाए, ठीक है? हंसने की स्वतंत्रता है, लेकिन ऐसी जगह पर जाके आप हंसे जहाँ पर सब लोग तो मायूस होकर बैठे और आप वहाँ पे जाके हंसोगे, तो ऐसी स्वतंत्रता जो है, बाद में स्वतंत्रता के ऊपर खतरा भी आ सकता है, लोग जूते मारते हैं वहाँ पे। तो ये ध्यान रखना कि जहाँ पर हंसना है वहीं पर हंसा जाए, और जहाँ पर बोलना है वहीं पर बोला जाए, और जितना बोलना है उतना ही बोला जाए। क्योंकि किसी शायर की एक बहुत अच्छी पंक्ति है कि कौन सी बात कब कहाँ और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है।
तो ये सलीका होना चाहिए कि कौन सी बात कब और कहाँ कहनी है। तो आप सभी के एसएसटी, साइंस, हिंदी लेवल 1 सभी के कॉमन पार्ट जो है वह है राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, स्टेट पॉलिटी है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं पता है क्या आपको, कि राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में क्या आता है और क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे राज्य सरकार के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और जो राज्य सरकार है उस राज्य सरकार का उल्लेख संविधान के भाग, कौन से भाग में? संविधान के भाग 6 में। अभी किस किस को पता नहीं है कि ये भाग क्या होता है? ये तो पता है ना सभी को कि अपने संविधान में 22 भाग है। कितने भाग हैं? 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ हैं। उस 22 भागों में से छठा भाग है वो क्या है? राज्य सरकार। पहले वाले 5 बताऊं क्या? हाँ, तो ध्यान होना चाहिए आपको। पहले भाग में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से लगा करके 4 तक उल्लेख किया गया है। भाग 2 में है आपकी सिटीजनशिप, नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। उसके बाद आपके फंडामेंटल राइट भाग 3 में मौलिक अधिकार है और मौलिक अधिकारों का उल्लेख 12 से 35 तक किया गया है। उसके बाद भाग 4 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व है। ये भाग 4 में 36 से 51। इसके बाद भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, 51A में है। उसके बाद भाग 5 है और भाग 5 में है संघ सरकार, क्या है? यूनियन गवर्नमेंट है और उसका उल्लेख 52 से 151 तक है। इसके बाद आएगा आपके भाग 6 और भाग 6 में क्या है? राज्य सरकार है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसके बारे में उल्लेख किया गया है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 152 से 151 तक है। हाँ, 152 से 237 है, 251 नहीं है, हर जगह 51 नहीं होता है। तो 52 से 151 तो भाग 5 है, जबकि भाग 6 है 152 से 237 तक है। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो देखिए, सरकार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? किसी भी सरकार को है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं? तो एक तो होती है कार्यपालिका। क्या होती है? कार्यपालिका होती है। दूसरी होती है आपके विधायिका। क्या होती है? विधायिका बोल सकते हो इसको, विधान मंडल भी बोल सकते हो। और तीसरा होता है न्यायपालिका। क्या होती है? न्यायपालिका होती है। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब मुझे बताइए कि कार्यपालिका का काम क्या होता है? कार्यपालिका क्या कार्य करती है? कानून निर्माण करती है क्या? हाँ, तो फिर ये क्या करेगी? विधायिका क्या करेगी? तो हमेशा देखो, ध्यान रखना है, जो विधायिका होती है वो विधायिका कानून का निर्माण करती है। इसका काम क्या होता है? कानून निर्माण करना। कानून का निर्माण करना किसका कार्य है? ये विधायिका का कार्य है। जबकि उन कानूनों को लागू करने का काम कौन करती है? कानून लागू करना ये किसका कार्य है? कार्यपालिका का। और जो न्यायपालिका है इसका काम क्या है? इसका काम है कि विधायिका ने जो कानून बनाए हैं और कार्यपालिका ने जो कानून लागू किए हैं, क्या वो कानून संविधान के अनुसार है अथवा नहीं है? कहीं वो कानून संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं, संविधान सम्मत है अथवा नहीं, यानी उन कानूनों की संवैधानिकता की जांच करना। क्या करना? कानून की संवैधानिकता की जांच करना। ये कार्य किसका है? न्यायपालिका का है। कानून की संवैधानिकता की जांच करना, संवैधानिकता की जांच करना, ये कार्य किसका है? ये न्यायपालिका का है। तो तीनों का, ये सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। इन तीनों का जो है अलग अलग कार्य होता है। विधायिका कानून बनाएगी,
कार्यपालिका उसको इम्प्लीमेंट करेगी, उसको धरातल पर लागू करने का कार्य करेगी, जबकि न्यायपालिका उसकी जांच करेगी कि बनाए गए कानून संविधान के अनुसार है अथवा नहीं है। अब ये जो कार्यपालिका है, इसमें कहाँ से कहाँ तक संविधान में, किस अनुच्छेद में और कहाँ से कहाँ तक इसका उल्लेख किया गया है, तो हम बात करेंगे कार्यपालिका की। तो कार्यपालिका का जो उल्लेख है वो संविधान में अनुच्छेद कहाँ से शुरू होता है, 152 से लगाकर और 167 तक है। कहाँ तक है, अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 167 तक कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। और विधायिका का उल्लेख अनुच्छेद 168 से और 213 तक। 200 अध्यादेश को छोड़ दिया क्या आपने, अध्यादेश भी तो विधायिका का ही अंग है, ठीक है। और इसके बाद में न्यायपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 214 से और 237 तक जो है वो न्यायपालिका का उल्लेख है। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं उसका संविधान में कहाँ पर जिक्र किया गया है, उसका संविधान में कहाँ पर उल्लेख किया गया है। तो कार्यपालिका का जो उल्लेख है वो 152 से 167 तक है, विधायिका का उल्लेख 168 से 213 और न्यायपालिका का उल्लेख अनुच्छेद 214 से और 237 तक है। समझ रहे हो क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इधर से बढ़ेंगे आगे, न्यायपालिका पढ़ेंगे। तो जब हम केंद्र सरकार की बात करेंगे, सेंटर की बात करेंगे, तो सेंटर में न्यायपालिका का मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। लेकिन उस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन भारत के 28 राज्यों में 25 हाईकोर्ट है। कितने हाईकोर्ट है? 25 हाईकोर्ट है। उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? यानी संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए? उच्च न्यायालय होना चाहिए। जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में क्या है? एक उच्च न्यायालय। कहाँ पर है? जोधपुर में। उसकी जो मुख्य पीठ है वो जोधपुर में, जबकि उसकी खंडपीठ कहाँ पर है? जयपुर में। तो यहाँ पर न्यायपालिका का मतलब हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इसको न्यायपालिका को भी हम राज्य में 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। एक तो हम पढ़ेंगे इसमें उच्च न्यायालय। क्या पढ़ेंगे? उच्च न्यायालय यानी हाईकोर्ट के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा है इसमें अधीनस्थ न्यायालय। कौन से न्यायालय? अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब होता है जो जिला न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे सेशन कोर्ट होते हैं, म्युनिसिपल कोर्ट होते हैं, उनके बारे में किस में पढ़ा जाएगा? अधीनस्थ न्यायालय में। तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे पूरे भारत के अंदर राज्यों में क्या होते हैं? हाई कोर्ट। और प्रत्येक हाई कोर्ट के नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। अब उच्च न्यायालय का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? तो उच्च न्यायालय का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 214 से और 232 तक है। कहाँ तक है? 232 तक है। जबकि अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख है अनुच्छेद 233 से और 237 तक है। 233 से 237 तक अधीनस्थ न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। तो ये तो हम किस में पढ़ने वाले हैं? जब हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तब हम हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, और जो उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट है, जो अधीनस्थ न्यायालय है, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे विधायिका। तो विधायिका की अगर केंद्र में बात की जाए तो केंद्र में विधायिका किसको बोलते हैं? संसद को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जिसको इंग्लिश में आप बोलते हो पार्लियामेंट। क्या बोलते हो? तो संसद होती है। और संसद के केंद्र में 2 सदन हैं। कौन कौन से हैं? राज्यसभा और ठीक उसी प्रकार से वैसी ही व्यवस्था राज्यों के अंदर है। तो राज्यों के अंदर जो विधायिका होती है उसको बोलते हैं विधान मंडल। क्या बोलते हैं? तो मैं यहाँ विधायिका के स्थान पर इसको विधान मंडल भी कह सकता हूँ, इसको विधान मंडल भी हम कह सकते हैं। और राज्यों में जो विधानमंडल होता है, इस विधानमंडल के भी कितने अंग होते हैं? 2 अंग होते हैं। राज्यों में विधानमंडल के कितने अंग होते हैं? जिस प्रकार से कितने सदन होते हैं? सदन कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो होता है विधान परिषद, विधान, और दूसरा कौन सा होता है? विधानसभा होता है। जिस प्रकार से संसद के 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार से विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद और विधानसभा, इन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं डिटेल से।
और अनुच्छेद 168 से 213 तक इसका डिटेल से हम अध्ययन करेंगे। हालांकि 168 के अंदर विधानमंडल का जिक्र किया गया है, 169 में विधान, अगर केवल एक आर्टिकल आपसे पूछे कि कोई एक आर्टिकल बताओ जिसमें विधान परिषद का उल्लेख किया गया है, तो आर्टिकल कौन सा होगा? 169 होगा, और विधान सभा का उल्लेख 170 में होगा। ठीक है, अब ये तो बात होगी विधायिका की। अब हम आएंगे कार्यपालिका। तो कार्यपालिका के अंदर हम कार्यपालिका को भी 2 भागों में डिवाइड करेंगे। कितने भागों में? कार्यपालिका जो है वो भारत के अंदर कैसी कार्यपालिका है? दोहरी कार्यपालिका है। कैसी कार्यपालिका है? अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र के अंदर भी दोहरी कार्यपालिका है और राज्यों के अंदर भी दोहरी कार्यपालिका है। दोहरी कार्यपालिका का मतलब क्या होता है? एक तो होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब होता है संविधान में जिसके केवल नाम का उल्लेख किया गया है, लेकिन वास्तव में शक्तियाँ उसके पास। अगर हम केंद्र की बात करें तो केंद्र में जो नाम मात्र की कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? लेकिन उसके पास शक्तियाँ, जबकि जो वास्तविक कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री के पास ही वास्तव में सारी की सारी शक्तियाँ होती है। ऐसी कैसी व्यवस्था जो है वो राज्यों के अंदर है। तो राज्यों के अंदर भी 2 प्रकार की कार्यपालिका है। कौन कौन सी कार्यपालिका होगी? तो एक तो है नाम मात्र की कार्यपालिका और एक है वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक। तो नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो नाम मात्र की कार्यपालिका का मतलब राज्यपाल, और वास्तविक कार्यपालिका का मतलब मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के साथ में क्या होती है? उसकी मंत्रिपरिषद होती है। तो राज्यों में अगर हम बात करें, राज्यों में जो राज्यपाल होता है वो राज्य की कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तव में जो शक्तियाँ होती है, वास्तव में जो पावर होता है वो किसके पास होता है? वो सीएम और उसकी जो मंत्रिपरिषद है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उनके पास में अधिकांश शक्तियाँ होती है। राज्यपाल केवल उसका नाम मात्र का प्रमुख होता है। जैसे कि भारत में कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। जब हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान में आप जब आर्टिकल पढ़ोगे तो आर्टिकल के अंदर आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि सभी शक्तियों में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है, या भारत के अंदर राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है कि ये शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है, ये भी राष्ट्रपति के पास है, ये भी राष्ट्रपति करेगा, सब कुछ राष्ट्रपति करेगा उसमें। तो मुझे कभी कभी यूँ लगता है कि ये जो राष्ट्रपति और राज्यपाल है, ये बेचारे कभी जब राजभवन में बैठे होंगे तो इनकी आंखों से आंसू आते होंगे जब वो अपनी शक्तियों के बारे में पढ़ते होंगे कि मुझे इतनी शक्तियाँ प्राप्त हैं। आप जब संविधान पढ़ोगे तो संविधान में आप पढ़ोगे कि सब कुछ ही भारत में कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, लेकिन उसमें नीचे केवल एक छोटी सी लाइन लिखी होती है कि राष्ट्रपति इन सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। तो मैं कभी सोचता हूँ कि बेचारा राष्ट्रपति भवन में बैठा बैठा इमोशनल हो जाता होगा जब अपनी पत्नी से बात कर रहा होगा, खाना खाते समय, डिनर के समय, या उसकी पत्नी बोल देती होगी कि है वो आपको संविधान में इतनी शक्तियाँ दी गई है, लेकिन एक आध प्रयोग करके दिखाओ देखे। तो वो बोलता है कि प्रयोग नहीं कर सकता। प्रयोग किसकी सलाह से कर सकता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कर सकता है। कोई शक्ति नहीं होती है। वैसे ही राज्यपाल के पास भी कोई शक्ति नहीं होती, ये केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। सारी की सारी जो पावर होती है वो किस में होती है? वो सीएम के पास होती है, मुख्यमंत्री के पास होती है, या उसकी जो मंत्रिपरिषद होती है उसके पास होती है। इनके पास कोई पावर नहीं होती। तो आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाए कि राज्य में कार्यपालिका, राज्य में नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होगा। और वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, या फिर मंत्री परिषद होती है। तो ये हम आगे जो कुछ दिन है उसमें राज्य सरकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे, हम विधान परिषद पढ़ेंगे, विधानसभा पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय पढ़ेंगे और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। यह हो गई आपके राज्य की सरकार। कौन सी सरकार है? किसमें उल्लेख है? भाग 6 में, और भाग 6 में अनुच्छेद 152 से 200, ये तो राज्य सरकार के बारे में उल्लेख किया गया है। अब आपको पता होना चाहिए
कि भारत में जो सरकार है उसके 3 स्तर हैं। कितने स्तर हैं? 3 स्तर है। एक तो है केंद्र स्तर पर गवर्नमेंट, जिसको आप बोलते हो केंद्र सरकार। उसके बाद हर राज्य के अंदर सरकार होती है, जिसको राज्य सरकार बोलते हैं। इसके बाद होती है लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर पर जो गवर्नमेंट होती है उसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार। तो भारत में 3 स्तर पर गवर्नमेंट बनाई गई। और क्यों बनाई गई है? भारत का जो प्रत्येक नागरिक है, जो रूट लेवल से जुड़ा हुआ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो गाँव के अंदर मजदूर है, किसान है, वो व्यक्ति अपनी समस्याओं का निर्धारण कहाँ से करेगा, अपनी समस्याओं को सोल्व कैसे करेगा? उसकी अगर कोई समस्या है तो उसको लेकर के वो विधायक या सांसद के पास नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि उसको खेत में काम भी करना होता है। अब विधायक बैठता है जयपुर, कहाँ बैठता है? जयपुर बैठता है। और आपके सांसद कहाँ बैठता है? दिल्ली। अब किसी गांव में ढाणी के अंदर किसी किसान के या मजदूर के कोई समस्या है तो अपनी समस्या किसको सुनाएगा? वो जयपुर या दिल्ली नहीं जा सकता। तो सरकार ने इसके लिए एक व्यवस्था कर दी स्थानीय स्तर पर ही, और स्थानीय स्तर पर ही सरकार की स्थापना कर दी गई, लोकल स्तर पर गवर्नमेंट की स्थापना कर दी, जिसको आप बोलते हो स्थानीय सरकार। तो गाँव में जो सरपंच बनते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद होती है, तो ये इसको बोलते हैं गाँव की सरकार, स्थानीय स्तर की सरकार। अब जो सरपंच है वो सरपंच गाँव में ही रहता है, गाँव में ही तो रहता है सरपंच, या जयपुर जाके रहता है? गांव में रहता है। तो उस व्यक्ति के कभी समस्या होती है तो उस समस्या को किसको बताएगा? सरपंच को बताएगा, और उसकी समस्या का समाधान होगा। बात समझ रहे हो? तो राज्य सरकार पढ़ने के बाद में फिर हम क्या पढ़ेंगे? स्थानीय सरकार पढ़ेंगे। स्थानीय सरकार, स्थानीय सरकार में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे पंचायती राज, पंचायती राज पढ़ेंगे, और प्लस हम पढ़ेंगे इसमें नगरीय निकाय। क्या पढ़ेंगे? नगरीय निकाय पढ़ेंगे। पंचायती राज तो होती है गांव की सरकार, जो गांव में सरकार होती है उसको क्या बोलते हैं? पंचायती राज। और इसके 3 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 3। एक तो ग्रामीण स्तर पर होती है, उसको बोलते हैं ग्राम पंचायत। क्या बोलेंगे? जो खंड स्तर पर होती है उसको बोलते हैं पंचायत समिति, और जिला स्तर पर होती है उसको बोलते हैं, ये तो होगी गाँव की सरकार, जिसको बोलते हो आप पंचायती राज। इसके बाद हम पढ़ेंगे नगरीय निकायों के बारे में। किसके बारे में? ये होती है शहरों की सरकार, ठीक है, जो आपके अर्बन एरियाज़ होते हैं, शहर होते हैं, वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट होगी? नगरीय निकाय होंगे। और इसमें इसके भी 3 प्रकार हैं। एक तो होती है नगर पालिका, नगर परिषद, और इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय सरकार के बारे में, ठीक है। स्थानीय सरकार के बाद में हम पढ़ेंगे इसमें आपके शासन सचिवालय, राज्य सचिवालय के बारे में पढ़ेंगे, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव, ठीक है, राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे जिला प्रशासन। किसके बारे में? जिला प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपका छोटा सा सिलेबस है। या इसमें 2-3 आयोग और देख लो, राज्य मानवाधिकार आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, ठीक है, ये 4 इसमें आयोग और देख लो। महत्वपूर्ण आयोग। तो ये आपका सिलेबस है भाई। ये सिलेबस हम अगले कुछ दिनों में पढ़ने वाले हैं। और हैं कितने दिन में? बहुत जल्दी। आप सबको बहुत जल्दी मेरे से छुटकारा मिलेगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट कीजिए, ये बनाइए, इसमें से एक सवाल आ जाएगा आपके, ठीक है। इसको बनाओगे, इसी में से एक सवाल आ जाएगा। देखो, हाँ, पहले इनकी सुन लेता हूँ। इसको बंद करो रे। ऑनलाइन वाले है क्या? ऑनलाइन फटाफट लिखो देखे। समझने में जितना अधिक समय लगाना है, लिखने में उससे भी हाँ बहुत कम समय लगाना है। लिखते समय ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना है, फटाफट लिखना है। हाँ, 169 के अंदर ही विधानसभा का उल्लेख किया गया है। यहाँ उल्लेख की बात चल रही है। 171 के अंदर तो विधानसभा और विधान परिषद दोनों की संरचनाओं का उल्लेख है, संरचना का उल्लेख है, प्लस
उनकी योग्यताओं का उल्लेख है, उसकी निर्वाचन पद्धति, कार्यकाल, वो सब 171 के अंदर है। लेकिन विधान परिषद का गठन की अगर बात की गई है तो वो किस में है? 169 के अंदर है। वो भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो। आप जब मेरी क्लास कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद सारे पॉलिटी में विद्वान बन जाओगे। क्या बन जाओगे? हाँ, कुछ लोगों को फीलिंग आएगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मा हमारे अंदर प्रवेश कर गई है। अब कुछ लोग तो क्या है, इसमें नए हैं, तो उन लोगों को मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही होगी, मैं जो बोल रहा हूँ। आ रही है क्या? हाँ, कुछ लोगों को जो ट्यूनिंग है वो उनको सेट होने में टाइम लगेगा। हैं? अरे, नए रिश्ते में शुरू में दिक्कत होती है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बाद में हम उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। बाद में शब्दों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, आंखों के इशारों से और मुस्कान से ही काम हो जाता है। तो धीरे धीरे सब कुछ सेट हो जाएगा, इतना लोड नहीं लेना है। अब पहले जो पढ़े हुए हैं उनके तो सेट है मामला। हाँ, हट जाऊँ क्या? कहाँ जाऊँ फिर? उधर चला जाऊँ? लिखो, जल्दी लिखो, देखे ज़्यादा पेंटिंग मत करो इसमें, फटाफट लिखो। राज्य सरकार का उल्लेख कौन से भाग में है? 6 में। कौन से अनुच्छेद में? 152 से 237। और कार्यपालिका का उल्लेख 152 से 167, विधायिका का 168 से 213 और न्यायपालिका 214 से 237। पंखा चालू कर दो भाई उधर। अभी थोड़ी देर में एक बंदा बोलेगा सर पंखा बंद करवा दो, ठीक है? तो ये अगले 1 महीने में ये समस्या आएगी, क्योंकि अभी सर्दियां तो जाने को है, गर्मियां आने को है, ये संक्रमण काल चल रहा है। इसमें लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि गर्मी है कि सर्दी है। कई तो इस कन्फ्यूजन में है कि रजाई ओढ़े तो गर्मी लगती है और ना ओढ़े तो सर्दी लगती है। हाँ, क्लास में जो सबसे होनहार बच्चे होते हैं वो क्लास में सबसे पीछे बैठे होते हैं, ठीक है? हाँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पीछे जो बच्चे बैठे हैं ये ही देश का भविष्य है। क्या है? देश का भविष्य है। हाँ, अरे ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जो बैक बेंचर होते हैं वो वास्तव में पढ़ाई के प्रति सीरियस होते हैं, और जो सबसे आगे बैठते हैं वो एकदम, हालांकि वो भी अच्छे होते हैं लेकिन गोलू मोलू टाइप के होते हैं। तो पीछे बैठने वाले, जो जिनको पीछे बैठने का मौका मिलता है वो बहुत सौभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उसका कारण है। और साथ में लिखते भी रहना ही है, ऐसे नहीं कि मेरी बातें सुनने में लग गए। लिख लिया क्या? फटाफट लिखना है। तो दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं वो हमेशा बैक बेंचर रहे हैं, ठीक है? हाँ, जो जो नाम आप जानते हो वो सारे ही महान लोग अपने समय में बैक बेंचर रहे हैं।
अरे मैं पीछे नहीं बैठता था, मैं आगे बैठता था, तभी तो महान नहीं बन पाया। महान बनने के लिए आपको क्लास में, क्योंकि पीछे से सब कुछ क्लियर दिखता है, एकदम नहीं दिखता क्या? आगे वाले तो फिर भी सब चीज़ नहीं देख पाते। जितना पीछे बैठोगे, हाँ, जितना पीछे बैठोगे उतना ही आपका जो विजुअलाइजेशन है उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि पीछे वालों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। जैसे ही गेट से कोई एंटर करता है तो उसको टेबल तक छोड़ने आते हैं, और उठ के कोई बाहर जाता है तो उसको गेट तक छोड़ने आते हैं, है ना, छोड़ के आते हैं उसको। पीछे वालों के पास में भरपूर ऑप्शन है, सारे विकल्प उनके पास खुले हुए रहते हैं। ये लिख लिया क्या? काम की बात ये है, मैं तो जब तक आप ये लिख रहे हो तब तक आपको अदर जो अन्य आवश्यक जानकारियाँ हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ जो व्यवहारिक ज्ञान होता है वो भी ज़रूरी होता है। हो गया ना? इतने समय में हो जाना चाहिए, और जिसका अभी तक नहीं हुआ है उसका बाद में होगा भी नहीं। ये लिख लिया? आगे 4 नाम और लिख लो। ये तुम लोग क्या है, अंदर तक भरे हुए हो एकदम, है ना? हाँ, पढ़ाई वाली बातें तो बहुत कम कैच करते हो, लेकिन बाकी शब्दों को तोड़ मरोड़ करके और अर्थ का अनर्थ करके उसकी परिभाषाएं जो गढ़ते हो अपने आप ही, उसमें तुम लोग बहुत माहिर हो, मुझे पता है। और ये इस उम्र में होता ही है। अभी आप लोग किशोर अवस्था से निकले ही हो ना? हाँ, मैक्सिमम लोगों की आयु जो है 20 से 25 के बीच में होगी, या कोई 20 से कम का आयु का भी है। अंडर 20 भी है क्या कोई? कोई नहीं है ना? या अभी कोई किशोर अवस्था से बाहर नहीं निकला है? लिख लिया क्या? अब देखिए, अब अपन इसका पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इसकी कार्यपालिका पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कार्यपालिका पढ़ेंगे। और कार्यपालिका में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। तो ये आपको सिलेबस पता चल गया ना? चलो, तो अपन लगाएंगे हेडिंग। क्या लगाएंगे? और हेडिंग क्या लगाएंगे? कार्यपालिका। लिखो कार्यपालिका। कार्यपालिका। तो मुझे बताइए वापस, कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? भाग 6 में है। और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 152 से 167 तक कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। तो कार्यपालिका में हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? राज्यपाल पढ़ेंगे। राज्यपाल। सबसे पहले तो राज्यपाल के बारे में 2-3 बातें हम लिखेंगे। राज्यपाल जो होता है वो कार्यपालिका का, नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। कैसा प्रमुख होता है? यानी संविधान के अनुसार राज्य का प्रमुख कौन होगा? आपके राज्यपाल होगा। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो होता है राज्य। क्या होता है? एक होती है सरकार। तो राज्य का जो प्रमुख होता है वो तो होता है राज्यपाल, जबकि सरकार का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, सीएम होता है। राज्य का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। सरकार का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। ये बात ध्यान रखनी है। तो राज्यपाल, राज्य का लिखो साथ साथ में, राज्य का संवैधानिक प्रमुख
संवैधानिक प्रमुख, नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख, नाम मात्र कार्यपालिका का प्रमुख, या जिसको हम बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है। तो राज्यपाल क्या होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, नाम मात्र कार्यपालिका का प्रमुख होता है और हेड ऑफ स्टेट होता है। तो तीन स्टेटमेंट को हमने एक ही स्टेटमेंट में समेटा है। राज्यपाल एक तो होता है राज्य का संवैधानिक प्रमुख, दूसरा नाम मात्र की जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख होता है, और साथ ही हेड ऑफ द स्टेट, यानी जो स्टेट होता है, जो राज्य होता है, उसका हेड होता है, उसका प्रमुख होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। इसके अलावा जो राज्यपाल है, राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। जबकि राज्य का प्रथम नागरिक राज्यपाल होता है। इसके अलावा अब राज्यपाल के पास जो शक्तियां होती है उसके आर्टिकल अभी हम पढ़ेंगे। तो जैसे राष्ट्रपति के पास सभी शक्तियां होने के बावजूद भी वास्तव में शक्तियां उसके पास नहीं होती है, वैसे ही राज्यपाल राज्य के अंदर होता है। तो इसके बारे में एक प्रसिद्ध कथन है। भारत के अंदर एक राज्यपाल बनी थी, एक महिला, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू ने कहा था कि जो राज्यपाल होता है वो सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। तो लिखो, सरोजनी नायडू के अनुसार, सरोजनी नायडू के अनुसार राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद, सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के समान है। सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के समान है। किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? राज्यपाल की। और ये कथन किसका है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो कि भारत की प्रथम राज्यपाल है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल है, भारत की प्रथम महिला, यानी प्रथम ऐसी महिला जो कि भारत के अंदर राज्यपाल बनी थी, वो कौन है? सरोजनी नायडू है। कहाँ की राज्यपाल थी ये? उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ठीक है। भारत की पहली महिला राज्यपाल है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू के बारे में हम और पढ़ते हैं। कैसे है क्या? अच्छा, हाँ, अनुच्छेद 213 में अध्यादेश है, तो इसको विधायिका में ही सम्मिलित किया जाएगा क्या? बिल्कुल, इसको विधायिका में ही सम्मिलित किया जाएगा, क्योंकि राज्यपाल की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल की विधायी शक्ति है। कैसी शक्ति है? उसकी लेजिस्लेटिव पावर है, तो ये विधायिका में ही आएगा। इतना सा कन्फ्यूजन था क्या? अच्छा, ये तो मैं से ही दूर कर देता आपका। पर्ची कहाँ हो सकता थी? ठीक है। तो सरोजनी नायडू के अनुसार राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद पक्षी के समान होता है। ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। एग्जाम में आपको पूछेंगे कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, उसमें ऑप्शन देंगे आपको, राज्यपाल होता है, दूसरा मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, या डी राष्ट्रपति। तो ध्यान रखना है, संवैधानिक प्रमुख की जब भी बात की जाएगी तो राज्यपाल होगा, और सेंटर में बात की जाएगी तो राष्ट्रपति होगा। ठीक है। इसी प्रकार से जो अगर सरकार के प्रमुख की बात की जाएगी कि सरकार का प्रमुख कौन होता है, तो कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। और केंद्र में कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो संवैधानिक प्रमुख होगा। और नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख भी कौन होता है? नाम मात्र का राज्यपाल होता है। और हेड ऑफ द स्टेट कौन होता है? राज्य का प्रथम नागरिक कौन होता है? राज्यपाल होता है। और भारत का प्रथम नागरिक है। चलिए, इतना कुछ लिख लिया आपने। अब हम राज्यपाल से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हमने पढ़ा जो कार्यपालिका, उसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? 152 से 167 तक है। तो सबसे पहले 152 है,
और 152 के अंदर है राज्य की परिभाषा। क्या है? राज्य की परिभाषा है कि राज्य जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। राज्य जो शब्द है वह सरकार के लिए प्रयुक्त किया गया है। किसके लिए? सरकार के लिए। राज्य का मतलब होता है कार्यपालिका और विधायिका, यानी सरकार के वे समस्त अंग, सरकार की वो समस्त संस्थाएं जो कि कानून निर्माण का कार्य करती है, जिसके पास में नियम बनाने की, विधि बनाने की, अधिनियम, आदेश, उपनियम, ठीक है, ये सब कुछ बनाने की शक्ति होती है, वे समस्त संस्थाएं जो है वो राज्य के अंतर्गत आती है। तो राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे राष्ट्रपति आता है ना, केंद्र सरकार आएगी, उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद तीनों आएंगे। इसके अलावा केंद्र की जो संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, वो भी क्या है? आपके राज्य के अंदर ही आएगी। इसके अलावा राज्य के अंदर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा, विधान परिषद, ये भी क्या है? ये भी राज्य है, क्योंकि इनको शक्ति प्राप्त है नियम, उपनियम, आदेश, अध्यादेश, अधिनियम, ये सब कुछ जारी करने की। इसके अलावा जो गाँव की सरकार है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ये भी क्या है? कहने का मतलब है जहाँ भी राज्य शब्द प्रयुक्त किया जा रहा है, इसका मतलब है कि वो सरकार के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो 152 आर्टिकल 152 में केवल राज्य की परिभाषा है, आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम सबसे पहले आर्टिकल कौन सा पढ़ेंगे? 153 पढ़ेंगे, जो कि राज्यपाल से संबंधित है। और 153 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लिखो, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल होगा। किस में लिखा हुआ है? 153 में लिखा हुआ है, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो मूल संविधान में तो इतना ही लिखा हुआ था कि भारत में जितने भी राज्य हैं, उस प्रत्येक राज्य के अंदर क्या बनेगा? एक राज्यपाल बनेगा, उसका एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन किया गया था 1956, और 1956 के द्वारा संविधान में यह प्रावधान कर दिया गया, इसमें एक लाइन जोड़ दी गई, और लाइन जोड़कर कहा गया कि एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का बन सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल बन सकता है। यह प्रावधान कब किया गया? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये लाइन इसमें जोड़ी गई है। 153 में मूल संविधान में लिखा हुआ था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल बन सकता है। इसका मतलब ये है, जबकि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें क्या प्रावधान कर दिया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे राजस्थान का राज्यपाल है, अभी मान लीजिए कलराज मिश्र है, तो कलराज मिश्र को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे कई मौके आते हैं जब किसी एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जब कोई व्यक्ति एक राज्य का राज्यपाल है, तब तो उसका जो वेतन होगा वो वेतन कौन देगा? उस राज्य की जो संचित निधि होती है, उस राज्य का, स्टेट का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है, उसमें से उस राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। लेकिन यदि वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, मान लीजिए कि राजस्थान का राज्यपाल भी है, पंजाब का भी है और हरियाणा का भी है, 3 राज्यों का एक ही राज्यपाल है, ऐसी कंडीशन में उसको वेतन कहाँ से दिया जाएगा? तीनों आपस में मिलकर थोड़ी देंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसके वेतन का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति जिस प्रकार की व्यवस्था करेगा उसी प्रकार से उसको वेतन दिया जाएगा। तो ठीक है, 153 में क्या लिखा हुआ है? एक राज्य का, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वें संविधान संशोधन के बाद में 1956 के बाद ये व्यवस्था कर दी गई कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। अब ये जो 7वां संविधान संशोधन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद में राज्यों में राज्यपाल नहीं होते थे, राज्यों में होते थे राज प्रमुख। क्या होते थे? राज प्रमुख हुआ करते थे।
प्रत्येक राज्य में क्या होता था? तो राजस्थान के अंदर भी शुरुआत में क्या थे? राज प्रमुख ही थे। जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद में पूरे भारत के अंदर, भारत जो है 2 भागों में डिवाइड था। एक तरफ तो थे ब्रिटिश भारत, जो अंग्रेज़ों का भारत था, जहाँ पर अंग्रेज़ों का राज था। दूसरी तरफ थी देसी रियासतें। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत के अंदर तो गवर्नर बना करते थे, लेकिन देसी रियासतों में थे राजा। क्या थे? जब रियासतों का एकीकरण किया गया, रियासतों को जब एक किया गया, तो एक करने के बाद में जैसे राजस्थान है, राजस्थान में उस समय 19 रियासतें थी। कितनी थी? 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक थी चीफ कमिश्नरी। इन सब को मिला करके एक राजस्थान बनाया गया। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का एकीकरण लगभग पूरा हो गया, क्योंकि 18 बड़ी बड़ी रियासतें और 3 ठिकाने राजस्थान में। सबने पढ़ा है ना? एकीकरण पढ़ा है क्या? हाँ, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मेरे से पढ़ लो, मैं सुन लो केवल। तो 30 मार्च 1949 को 19 में से 18 रियासतें मिल गई थी, केवल एक रियासत को छोड़ करके। कौन सी? सिरोही। और एक था आपके अजमेर मेरवाड़ा। इसको छोड़ करके 18 रियासतें 3 ठिकाने राजस्थान में मिल चुके थे 30 मार्च 1949 को। इसलिए 30 मार्च 1949 को राजस्थान का एकीकरण लगभग पूरा हो गया। इसीलिए हम हर वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिन राजस्थान में राज प्रमुख बनाया गया था जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह को। ठीक है, सवाई मानसिंह को हैं राज प्रमुख बनाया गया था। और ये राज प्रमुख कब तक रहे थे? ये 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान में क्या थे? राज प्रमुख ही हुआ करते थे। और राज प्रमुख के पद पर कौन थे? जयपुर महाराजा सवाई। लेकिन 1 नवंबर 1956 को जो 7वां संविधान संशोधन किया गया, इस संशोधन के द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त किया गया और राज्यपाल पद का सृजन किया गया था। तो 7वां संविधान संशोधन इस दृष्टिकोण से भी आपको याद रखना है कि इसके द्वारा राज प्रमुख के पद को समाप्त करके और राज्यपाल पद का सृजन किया गया था। ठीक है, तो नीचे नोट लगा के लिखो। 7वें संविधान संशोधन द्वारा 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों में राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल पद का सृजन किया गया। राज्यपाल पद का सृजन किया गया। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राज्यों में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और कौन सा पद सृजित किया गया? राज्यपाल पद का सृजन किया गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि राजस्थान के प्रथम व एकमात्र राज्यपाल, राज प्रमुख, प्रथम व एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? सवाई मानसिंह द्वितीय। और कहाँ के राजा थे ये? जयपुर महाराजा थे। जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख है और अंतिम भी यही है। ठीक है, 30 मार्च 1949 को जब संधि पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किए, जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, तो हस्ताक्षर करते समय इनसे वादा किया गया था कि आप आजीवन राज प्रमुख रहोगे। और 60 साल बाद ही संविधान में संशोधन करके इनका पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल पद का सृजन किया गया। तो प्रथम भी यही है और एकमात्र भी यही है। इसका मतलब है कि 7वें संविधान संशोधन के बाद से अब राजस्थान में क्या बनने लग गए? अब राज्यपाल बनने लग गए। तो 1 नवंबर 1956 ये संविधान संशोधन होता कब है? 1 नवंबर 1956 को 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह
सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है, राज्यपाल का चुनाव नहीं होता है। आगे पढ़ेंगे नियुक्ति कौन करता है इसकी। तो ये 7वां संविधान संशोधन आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसमें दो बातें हो गई। एक तो इस संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान कर दिया गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, और दूसरा इसके द्वारा राज्यों में राज प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल पद का सृजन कर दिया गया है। दो महत्वपूर्ण बातें। तो राजस्थान में भी 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त हो गया और अब राज्यपाल बना दिए गए। तो पहला राज्यपाल किसको बनाया गया? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया। और पहला राज प्रमुख कौन थे? सवाई मानसिंह द्वितीय। और अंतिम राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय, क्योंकि प्रथम, एकमात्र और अंतिम यही थे। ठीक है, इसके बाद किसी को मौका ही नहीं मिला, क्योंकि बाद में इसमें लिखा हुआ था विलय पत्र के अंदर कि सवाई मानसिंह के बाद में इनके बेटे, पोते, पड़पोते ये बनेंगे सब राज प्रमुख, लेकिन इन्हीं से छीन लिया गया। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो ये आर्टिकल 153 है। ये जो नोट वाली बातें लिखाई ना मैंने, ये 153 में नहीं है। 153 में इतना ही लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा और एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। बस ये इतना ही लिखा हुआ है 153 में। ये नोट वाली बातें जब भी मैं लिखा हूँ नोट, इसका मतलब है कि आर्टिकल से संबंधित नहीं है, वो अलग है। 153 समझ में आ गया? चलिए अब पढ़ेंगे आर्टिकल 154, 154, आर्टिकल 154। और 154 में लिखा हुआ है कि संघ की समस्त कार्यपालिका, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ, समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। राज्यपाल में, जिसने इंडिया पॉलिटी पढ़ी है, जिन्होंने राष्ट्रपति पढ़ा है, उसके लिए राज्यपाल बहुत ईजी है। ठीक है, जिन्होंने राष्ट्रपति को पढ़ा है उनके लिए राज्यपाल ईजी है, क्योंकि सेम बातें लिखनी है। वहाँ पर संघ है, यहाँ पर राज्य करना है, वहाँ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री करना है, इतना ही फर्क है केवल। राष्ट्रपति को राज्यपाल करना है, बाकी चीज़ें जो है वो सेम है। तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ तो निहित होती है राष्ट्रपति में। किस में होती है? जो संघ होता है, संघ का मतलब है भारत देश, तो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती है, जबकि राज्यों में शक्तियाँ किस में निहित होगी? राज्यपाल में निहित होगी। हालांकि देखने से तो लग रहा है कि समस्त शक्तियाँ किसके पास है? राज्यपाल के पास, लेकिन नीचे बहुत छोटे छोटे अक्षरों में टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? टर्म्स एंड, और लिखा हुआ है कि राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। किसके माध्यम से करेगा? अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और ये अधीनस्थ अधिकारी कौन होते हैं? मुख्यमंत्री। और तो इसमें लिखो कि राज्यपाल इन सभी शक्तियों का प्रयोग, राज्यपाल इन सभी शक्तियों का प्रयोग, सभी शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ अधिकारियों के, अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अधीनस्थ अधिकारियों का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो राज्यपाल इन सभी शक्तियों का प्रयोग अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। और अधीनस्थ अधिकारी का मतलब है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। यह आर्टिकल 154 में लिखा हुआ है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग वो खुद नहीं करेगा, वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यानी कोई भी काम करने से पहले राज्यपाल किससे सलाह लेगा? मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा। और वो जो सलाह देंगे, हम पढ़ेंगे आगे 163, कौन सा आर्टिकल? 163 पढ़ेंगे। उसमें लिखा हुआ है
कि राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करता है। ये जो सलाह देते हैं उसी प्रकार से कार्य कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है ना। तो राज्यपाल की जो स्थिति है वो ठीक उसी प्रकार है जैसे कि आपके घरों के अंदर सासू होती है। कौन होती है? घर में सास होती है। हाँ, तो सास के पास शक्तियाँ सभी होती है, लेकिन उन शक्तियों का प्रयोग वो अपनी बहू से पूछ कर ही करती है। और जो सासू बहू से बिना पूछे अपनी शक्तियों का प्रयोग करती है उसका बाद में बुढ़ापा खराब होता है। क्या खराब होता है? हाँ, बुढ़ापे में उसकी हालत खराब होती है। तो राज्यपाल की स्थिति यही है। डिसीजन हालांकि सासू ही करती है, लेकिन बहू से पूछ कर करती है। और जो समझदार सासू होती है वो बहू से पूछ कर ही कार्य नहीं करती है, तो बाद में बुढ़ापा खराब ही होता है फिर। और क्या होता है? देख लो भाई, घर में स्थितियाँ नहीं है क्या? जो डोकरियाँ समझदार होती है वो तो अपने बेटे से और बहू से पूछ पूछ के करती है, क्योंकि उनको पता है कि आगे जीवन में हाँ इन्हीं को काम जो है संभालना है। और जो सास में 80 की उम्र के अंदर भी पूरा घर का बाहर अपने ऊपर लिए घूमती है, ठीक है, घर से बाहर भी कहीं जा रही है तो उसको इस बात की चिंता है कि शाम को गाय का दूध कौन निकालेगा, ठीक है, इस बात की टेंशन है। अलमारी खुली तो नहीं रह गई है घर के अंदर, इस प्रकार की अगर चिंता है सासू को तो बाद में उसके बाद में हालत ख़राब होती है बुढ़ापे के अंदर, जब हाथ पैर काम नहीं करते हैं। राज्यपाल की स्थिति भी ऐसी होती है। अनुच्छेद 155 देखो, राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति किस में है? 155 में। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। इस शब्द के ऊपर ही गौर करना है कि राज्यपाल की क्या होती है। एग्जाम में सवाल पूछेंगे कि राज्यपाल चुना जाता है, ऑप्शन ए नियुक्ति, ऑप्शन बी निर्वाचन, ऑप्शन डी सी मनोनीत होता है, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखा जाए कि राज्यपाल की क्या होती है? नियुक्ति होती है, उसका चुनाव और न ही उसका मनोनयन होता है, उसकी नियुक्ति होती है। अब सवाल ये है कि नियुक्ति करता कौन है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हालांकि उसका जो चयन है वो चयन कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को चाहता है उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बाद में राज्यपाल नियुक्त करता है। तो हम लिखेंगे नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की क्या है? नियुक्ति है। इसके बाद अनुच्छेद 156 आर्टिकल 156, और इसमें क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल। क्या है? राज्यपाल का कार्यकाल, या जिसको हम कहते हैं पदावधि। क्या कहते हैं? हाँ, शब्दों का बड़ा महत्व है, क्योंकि एग्जाम में दे देंगे कि राज्यपाल की पदावधि का उल्लेख है कौन से अनुच्छेद में, और आप उस समय सोचोगे कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये आउट ऑफ द सिलेबस है। क्या है? हाँ, आउट ऑफ सिलेबस है, उसको छोड़ के और आओगे। तो ध्यान रखना है, पदावधि का मतलब क्या होता है? पद की अवधि, यानी कितने समय तक राज्यपाल पद पर बना रहेगा, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसका कार्यकाल क्या होगा। तो संविधान में उल्लेख किया गया है कि इसकी पदावधि क्या होगी? शपथ ग्रहण की तिथि से, या हम कह सकते हैं पद ग्रहण की तिथि से। जिस दिन ये पद ग्रहण करता है, जिस दिन ये शपथ लेता है, ठीक है, पद ग्रहण की तिथि से या शपथ ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक, तिथि से 5 वर्ष तक। पद ग्रहण की तिथि से कितने वर्ष तक होता है? 5 वर्ष तक इसका जो है वो कार्यकाल होता है।
सामान्यतः राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। जिस दिन वो शपथ ग्रहण करता है या जिस दिन वो पद ग्रहण करता है, अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है, ठीक है, पहले पहले साइन करता है। आप भी तो ऐसे ही करते हो, नौकरी लगने के बाद में ड्यूटी ज्वाइन करते हो, वैसे ही राज्यपाल भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है, पद ग्रहण करते हैं उस दिन से लगा करके, और अगले 5 साल तक उसका क्या होगा? कार्यकाल होगा, ठीक है। तो हालांकि राज्यपाल जो है अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। जब तक राष्ट्रपति चाहता है, जब तक राष्ट्रपति का उसके अंदर विश्वास है, राष्ट्रपति की वो पसंद है, तभी तक राज्यपाल उस राज्य में राज्यपाल के पद पर रहता है, ठीक है। और जब राष्ट्रपति के मन में आ जाती है कि इसको अब राज्यपाल नहीं रहना है, तो वो उसका ट्रांसफ़र कर सकता है, उसको वहाँ से हटा सकता है। मैं जब भी राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग करूँ, इसका मतलब वो क्या है? प्रधानमंत्री है। तो मैं यहाँ पर लिखूँ, अगर यहाँ तक लिख लिया क्या? इधर हो जाऊँ क्या? ये लो, पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक। ठीक है, हो गया यहाँ तक? तो पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक। आगे हम लिखेंगे इसमें कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। अब यहाँ पर ये प्रसाद पर्यंत का क्या मतलब है? प्रसाद पर्यंत का मतलब ऐसे तो है नहीं कि जब तक राष्ट्रपति उसको प्रसाद देता है गुड़ चने का डेली, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा, और जिस दिन प्रसाद देना बंद है उस दिन से पद से हट जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है इच्छा अनुसार, जब तक राष्ट्रपति की इच्छा होगी, जब तक उसका उसमें विश्वास होगा, तब तक वो अपने पद पर बना रहेगा। और यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति की इच्छा का मतलब है प्रधानमंत्री की इच्छा। जब तक प्रधानमंत्री की इच्छा होगी तभी तक वो व्यक्ति राज्यपाल के पद पर बना रहेगा। तो आप देखिए राजस्थान में अब तक कितने राज्यपाल बन गए? कितने बन गए हैं? 42 बन गए। अभी 42 में कौन है? कलराज मिश्र। उन 42 में से केवल 3 या 4 राज्यपाल ऐसे हुए हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, ठीक है। जिसमें से एक तो है आपके डॉक्टर संपूर्णानंद, उन्होंने पूरा किया। इसके अलावा आपके सरदार गुरुमुख निहाल सिंह, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। और तीसरे आपके थे अभी कल्याण सिंह, उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। तो इतने 42 में से केवल 3 राज्यपाल ही ऐसे हुए जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। निर्वाचन, नियुक्ति और मनोनीत में क्या अंतर होता है? निर्वाचन का मतलब तो होता है जिसका चुनाव किया जाता है, वोटिंग के द्वारा जिसको चुनते हैं। इलेक्शन का मतलब क्या होता है? जिस पदाधिकारी को वोटिंग के द्वारा, चुनाव के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, वो तो होता है निर्वाचित। वोटिंग नहीं समझते क्या? जैसे राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति के चुनाव में विधायक और सांसद वोट डालते हैं, तो राष्ट्रपति का क्या हो गया? निर्वाचन। जैसे कि विधायक है तो विधायक के चुनाव में हम सब लोग वोट डालते हैं, तो ये भी क्या हो गया? विधायक भी निर्वाचित होता है। संसद जो होता है, एमपी जिसको आप बोलते हो, वो भी क्या होता है? निर्वाचित होता है। लेकिन मनोनीत का मतलब क्या होता है? जिसको किसी ने अपने मन से चुना है। जैसे कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, ठीक है। कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा 4 क्षेत्रों से मनोनीत करता है। अपने मन से जो भी व्यक्ति उसको अच्छा लगा 12 सदस्यों को वो चुनता है, उसको बोलते हैं मनोनीत करना। और नियुक्ति का मतलब होता है कि उसको पद धारण करवाना। जैसे कि मुख्यमंत्री है, जैसे राज्यपाल है, जैसे प्रधानमंत्री है, इनका निर्वाचन नहीं होता है, इनकी नियुक्ति होती है। क्योंकि मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जो कि सदन का सदस्य होगा। वो पहले से ही उसको सदस्यों ने, जो भारत की जनता है, उस विधानसभा की जनता है, उसने चुन करके भेजा है, तो उसका चुनाव हो चुका है।
उसका निर्वाचन सदस्य के रूप में हो चुका है, मुख्यमंत्री के रूप में अब उसकी नियुक्ति होनी है। जैसे प्रधानमंत्री कौन बनता है? जो सांसद होते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के, उनमें से ही किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो सदस्य के रूप में उनका निर्वाचन होता है, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, इनकी क्या होती है? नियुक्ति होती है। जबकि आपके राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, विधायकों का चुनाव होता है, सांसदों का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, तो इनका होता है निर्वाचन। बाकी मनोनीत का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। चयनित का मतलब होता है कि उसका चयन किसने किया। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ राज्यपाल है, तो राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल बनेगा कौन, ये चयन प्रधानमंत्री करता है। कौन करता है? प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद चयन करेंगे कि किसको राज्यपाल बनाया जाए, तो चयन तो करता है प्रधानमंत्री, और नियुक्त कौन करता है बाद में? राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार। जब तक प्रधानमंत्री की इच्छा होगी तब तक कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर बना रहेगा। अच्छा, इससे पहले अगर मान लीजिए कोई राज्यपाल है, वो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे, अपना पद छोड़ना चाहे, तो अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। ठीक है। ये कौन सा आर्टिकल हो गया? 156, आर्टिकल 157। पर 157 में क्या है? राज्यपाल पद की योग्यता है। राज्यपाल पद की योग्यता है, इसको योग्यताएं भी कहते हैं, और इसके लिए एक शब्द और है, अर्हताएं। क्या होती है? अर्हताएं होती है। योग्यता को अर्हता भी बोलते हैं। राज्यपाल पद की योग्यताएं या अर्हताएं किस में उल्लेख है? 157 में। तो राज्यपाल कौन बनेगा, उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहली योग्यता जो सब में कॉमन है, आप राष्ट्रपति पढ़ोगे, राज्यपाल पढ़ोगे, सब में कॉमन है, वो तो क्या है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये तो उसकी योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, वह भारत का नागरिक हो, तभी वह राज्यपाल या राष्ट्रपति बन सकता है। यहाँ पर विशेष रूप से एक बात ध्यान रखना है, वह भारत का नागरिक हो, ऐसी बात की गई है। लेकिन एग्जाम में आपसे पूछेंगे कि कोई व्यक्ति भारत का राज्य का राज्यपाल बन सकता है, और निम्नलिखित में से कौन सी उसकी योग्यता से संबंधित नहीं है, उसमें पहला ऑप्शन डालेगा वह जन्म से भारत का नागरिक हो। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जन्म से नागरिक होना आवश्यक नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए, भले ही वहाँ पर उसका जन्म हुआ हो या जन्म कहीं और हुआ हो और बाद में उसने भारत की नागरिकता ग्रहण कर ली है। ठीक है। जिस समय वो राज्यपाल पद पर नियुक्त हो रहा है, उस समय वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। तो ये आयु का जो कंसेप्ट है, ये भी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, 35 ईयर होनी चाहिए। जबकि हम अगर बात करें जो लोकसभा का सदस्य है, लोकसभा या राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा, लोकसभा और विधानसभा का कोई सदस्य है, तो इन सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। जबकि अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। तो लोकसभा, विधानसभा के लिए तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, जबकि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए।
गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है रे, इधर पंखा नहीं है, हैं? अरे ऐसी तो सही है, उधर ऐसी थोड़ी है। तो लिख लिया क्या ये? राज्यपाल पद की योग्यता या अर्हताएं क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो योग्यता में वैसे तो ये दो ही याद रखी जाए, इसके अलावा भी इसकी योग्यता बहुत सारी होती है। वैसे तो विधानसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। ठीक है, अरे वो योग्यता नहीं होती है, वो होती है अयोग्यताएं। ठीक है, वो व्यक्ति पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, ये उसकी अयोग्यता, योग्यता थोड़ी है, ये उसकी अयोग्यताएं हैं। तो 157 के अंदर उसकी योग्यता की बातें की गई है। इसके बाद है आर्टिकल 158, 158 और 158 में क्या है? राज्यपाल पद की शर्तें। राज्यपाल पद की शर्तें हैं, और राज्यपाल पद की शर्तें कौन कौन सी होगी? तो एक तो वह किसी भी सदन का, वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने का मतलब है कि जो व्यक्ति राज्यपाल के पद पर नियुक्त किया जा रहा है, वह व्यक्ति न तो लोकसभा का सदस्य हो सकता है, न ही राज्यसभा का, और न ही किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य हो सकता है। ठीक है, इसको बंद ही कर दिया क्या ऐसी को? हाँ, तो कोई जो व्यक्ति राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो रहा है वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का सदस्य है और उसके बाद राज्यपाल के पद पर नियुक्त हो जाता है, तो उसके नियुक्त होते ही उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। वो अब लोकसभा, राज्यसभा या फिर विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है। इसके अलावा एक इसकी योग्यता है कि वह अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, अन्य किसी लाभ के पद पर नहीं होगा, या लाभ का पद धारण नहीं करेगा, लाभ का पद धारण नहीं करेगा या लाभ के पद पर नहीं होगा। अब लाभ का पद क्या होता है? हाँ, तो जो राज्यपाल है उसको राज्यपाल के रूप में सरकार अच्छा खासा वेतन देती है। तो जब तक वो राज्यपाल के पद पर रहेगा, वो उसके अलावा अन्य किसी ऐसे कार्य में जहाँ से उसको अतिरिक्त वेतन मिल रहा है, जहाँ से उसको पैसे मिल रहे हैं, ऐसे किसी भी कार्य में वह नियुक्त नहीं होगा। जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो सकता, ठीक है, कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं हो सकता। इसके अलावा वो किसी कंपनी में ठेकेदार नहीं हो सकता, या किसी कंपनी में उसके शेयर नहीं हो सकते, या कंपनी के ऐसे पद पर नियुक्त नहीं हो सकता जहाँ से उसको वेतन मिल रहा है। बात समझ रहे हो क्या? कि राज्यपाल भी है, साथ में किसी कंपनी में उसके शेयर भी लगाए हुए हैं, कि 50% का पार्टनर भी है उसका, तो वहाँ से भी उसके पैसे आ रहे हैं, इधर राज्यपाल से भी पैसे छाप रहा है। तो भारत में बेरोजगारी बहुत है, बाकी लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई राज्यपाल के पद पर है तो वह अन्य कोई भी लाभ का पद धारण नहीं करेगा। तो ये इसकी योग्यता शर्तें। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, योग्यता को और शर्तों को एक कर देते हैं। योग्यताएं अलग होती है, शर्तें अलग होती है। पद की योग्यता का मतलब है कि भारत का नागरिक हो और आयु कितनी हो, 35 वर्ष, वो तो है उसकी योग्यता। और शर्तों का मतलब है कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और साथ में अन्य कोई लाभ का पद भी धारण नहीं करेगा। यह है इसकी शर्तें। कितने आर्टिकल हो गए? 158। कितने हो गए? 6 हो गए क्या? हाँ, 153 में तो है राज्यपाल के पद का उल्लेख कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी, ये 153 में है। 154 के अंदर कहा गया है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी, लेकिन वो इनका प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। 155 में उसकी नियुक्ति दी गई है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। 156 में उसका कार्यकाल दिया गया है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल तक पद पर
बना रहेगा, उसका कार्यकाल 5 साल होगा। लेकिन यह 5 साल से पहले भी अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। किसको लेगा? राष्ट्रपति को, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर। यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। इसके बाद हमने पढ़ा अनुच्छेद 157, तो 57 में है इसकी योग्यता। योग्यता यानी वह भारत का नागरिक हो और कम से कम कितने साल का हो? 35 साल का हो। इसके बाद 158 में इसकी और शर्तों में कहा गया है कि वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और साथ ही किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए। किसी ऐसे पद पर जहाँ से उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है वहाँ पर भी नहीं होना चाहिए। समय है क्या? अभी खूब समय पड़ा है। इसके बाद 158 अनुच्छेद 158 158 हो गया क्या? 159 लिखो तो अनुच्छेद 159। इसमें क्या है? राज्यपाल पद की शपथ, और शपथ या इसको बोलते हैं प्रतिज्ञान। क्या बोलते हैं? प्रतिज्ञान बोलते हैं। हाँ, प्रतिज्ञा लेते हो क्या आप? आप लोगों ने बचपन में प्रतिज्ञा ली होगी, भारत मेरा देश है, समस्त भारतीय मेरे। हाँ, लिए क्या प्रतिज्ञा? और समझते हो क्या? ऐसे प्रतिज्ञा को फॉलो भी करते हो क्या? तो राज्यपाल पद की शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 159 में। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किसमें? राष्ट्रपति की शपथ अनुच्छेद 60 में। उपराष्ट्रपति की शपथ किसमें है? 69 में, 69 में। किसमें है? 69 में। और राज्यपाल की शपथ 159 में, 159 में। तो राज्यपाल पद की शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किसमें? अनुच्छेद 159 के अंदर है। अब राज्यपाल शपथ लेता है तो बताइए इसको शपथ दिलाता कौन है? पहली बात तो किसका मुख्य न्यायाधीश? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा जो भी उस राज्य का उच्च न्यायालय होगा और उसका मुख्य न्यायाधीश होगा, उसका जो हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, क्या लिख रहा हूँ मैं? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश लिखना है, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा, वो राज्यपाल को शपथ दिलाता है। याद रहेगा, राज्यपाल पद की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब बात यह है कि राज्यपाल किसकी शपथ लेता है? तो जो भारत में राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रारूप है वैसे का वैसा प्रारूप किसका है? राज्यपाल का है। राष्ट्रपति और राज्यपाल 2 शपथ लेते हैं। कितनी शपथ लेते हैं? 2 शपथ लेते हैं। कौन कौन सी लेते हैं? एक तो लेता है और पद गोपनीयता की नहीं लेते हैं, एक तो संविधान और विधि की शपथ लेते हैं। किसकी? संविधान और विधि की। इसके अलावा जनता के कल्याण की और उसकी सेवा की शपथ लेते हैं। 2 शपथ लेते हैं। एक तो लेते हैं संविधान व विधि की शपथ लेते हैं, ठीक है। और दूसरी लेते हैं जनता की सेवा व कल्याण। संविधान और विधि की शपथ लेते हैं। और संविधान और विधि की तो राज्यपाल शपथ लेता है कि मैं श्रद्धापूर्वक संविधान और विधि का क्या करूँगा? परिरक्षण करूँगा। क्या करूँगा? परिरक्षण करूँगा, संरक्षण करूँगा और प्रतिरक्षण करूँगा, ठीक है। पहली बात ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति जो है वो शपथ कैसे लेता है? श्रद्धापूर्वक लेता है। पीछे एग्जाम में पूछ लिया था अभी सवाल कि राष्ट्रपति शपथ लेता है श्रद्धापूर्वक, निष्ठापूर्वक, पद और गोपनीयता की, इस प्रकार से। तो ध्यान रखना है शपथ कैसे लेगा। तो राष्ट्रपति जो है वो श्रद्धापूर्वक शपथ लेता है। किसकी? संविधान और विधि की श्रद्धापूर्वक शपथ लेता है कि मैं संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा। तीनों शब्द वैसे तो एक जैसे ही हैं, लेकिन अंग्रेजी में ज़्यादा क्लियर होंगे आपके। परिरक्षण का मतलब होता है प्रिजर्व करना।
क्या होता है? प्रिजर्व। प्रिजर्व संरक्षण का मतलब होता है प्रोटेक्ट। क्या मतलब होता है? और प्रतिरक्षण का मतलब होता है डिफेंड। क्या होता है? डिफेंड। अभी समझ में नहीं आया ना? इससे अच्छा तो हमें हिंदी में ही आ रहा था, ये अंग्रेजी हमारे पल्ले नहीं पड़ती। तो प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड। प्रिजर्व का मतलब होता है कि मैं संविधान को बचा कर रखूँगा, ठीक है, उसको संविधान का जो है बचाव करूँगा, उसको बचा के रखूँगा। प्रोटेक्ट का मतलब होता है उसको सुरक्षित रखूँगा, ठीक है, उसका ध्यान रखूँगा। और डिफेंड का मतलब होता है उसका बचाव करूँगा। एक तो होता है बचा कर रखूँगा, एक होता है उसका बचाव करूँगा। तो प्रिजर्व का मतलब परिरक्षण, यानी उसको बचा कर रखूँगा। अब किससे बचा कर रखूँगा, इस बात का संविधान में कोई उल्लेख है? मैं उसका संरक्षण करूँगा, यानी उसका ध्यान रखूँगा, उसको प्रोटेक्ट करूँगा। अब किससे ध्यान रखेगा, इसका भी संविधान में उल्लेख है। और उसका बचाव करूँगा, किससे बचाव करेगा? राज्यपाल, इसका भी संविधान में उल्लेख है। तो तीन शब्द है, परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और डिफेंड। ये शब्द किसमें है? राष्ट्रपति के अंदर है। लेकिन इन शब्दों की जो व्याख्या नहीं की गई है। संविधान में कई ऐसे शब्द हैं जिनकी संविधान के अंदर व्याख्या नहीं की गई है। इनकी व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर करता है, सुप्रीम कोर्ट इनकी व्याख्या करता है। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट होता है भारत का, वो संविधान का अंतिम व्याख्याकार होता है, और उसकी जो व्याख्या होती है वो अंतिम और सर्वमान्य होती है। हलाओ, पर्चियाँ भेजते रहो तुम लोग। हट जाऊँ क्या? हाँ, भारत की नागरिकता लेने में कितने वर्ष का समय लगता है? तो अभी हम नागरिकता नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिटीजनशिप आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरा, राज्यपाल और राष्ट्रपति पद क्यों बनाए गए जबकि वह किसी भी शक्ति का स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर पाते हैं और बेवजह सरकार इन्हें इतनी सुविधा देते हैं? तो बहुत कुंठित लग रहे हो आप, हैं? हालांकि प्रश्न अच्छा है, लेकिन ये प्रश्न जो है वो सिविल के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप जब प्रशासनिक सेवा की एग्ज़ाम दोगे, उसमें जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें 100 शब्दों में इसको लिखना होता है। और आपको एग्ज़ाम में कोई नहीं पूछेगा कि राष्ट्रपति के पद को, राज्यपाल का पद क्यों सर्जित किया गया। 100 शब्दों में इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक है। अब कर दिया तो कर दिया, मैं थोड़ी संविधान मैंने थोड़ी बनाया है। देखिए होता क्या है, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। राष्ट्रपति का पद क्यों सर्जित किया गया है? हालांकि राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ नहीं होती है, राष्ट्रपति समझ में आ जाएगा तो राज्यपाल भी समझ में आ जाएगा। राष्ट्रपति के पास पावर नहीं होती, उसके बाद भी इसका पद जो है वो क्यों सर्जित किया गया है? उसका रीज़न क्या है? क्योंकि भारत में सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री जो है हर 5 साल के बाद में बदलता है। 5 साल बाद में उसका चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद में नया प्रधानमंत्री बनेगा। इन बिटवीन जो है वो काफ़ी समय लग जाता है। जैसे मान लीजिए अभी अप्रैल में या मई में इनका कार्यकाल पूरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उसके बाद में वापस क्या होंगे? चुनाव होंगे, और चुनाव होने के बाद में नया प्रधानमंत्री चुना जाएगा, कोई भी बने XYZ। लेकिन जब तक नया प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है तब तक इस बीच में सरकार का जो प्रमुख है उसका पद क्या हो गया? रिक्त हो गया ना कुछ समय के लिए। लेकिन कभी भी राजनीति के अंदर पॉलिटिकल वैक्यूम नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल वैक्यूम कभी भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि देश के अंदर कोई उसका मुखिया ही नहीं है, या ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि इस देश का, मैं सामान्य भाषा में कहूँ कि इस देश का कोई धनी धोरी नहीं है, यानी इसका जो प्रमुख का जो पद है उसके ऊपर कोई नहीं है। तो यदि राष्ट्रपति नहीं होता, केवल प्रधानमंत्री होता, तो कुछ समय, कुछ दिन 5 साल के बाद में ऐसे आते, या 5 साल के बाद क्यों, उससे पहले भी यदि सरकार जो है वो अपना विश्वास मत खो देती है लोकसभा में, तो भी सरकार गिर जाती है। तो पॉलिटिकल वैक्यूम को बचाने के लिए राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया, और भारत के राष्ट्रपति के पद पर हमेशा कोई ना कोई व्यक्ति बैठा रहता है। इसका पद कभी भी खाली नहीं होता है। यदि राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो तुरंत प्रभाव से उपराष्ट्रपति क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा। कहने का मतलब है कि देश का कोई क्या होना चाहिए? धनी धोरी होना चाहिए, ठीक है। हाँ, समझ में आ गया क्या? वैसे ही राज्यपाल है।
तो संविधान के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, इन शब्दों की व्याख्या जो है वो संविधान में नहीं की गई है। इन शब्दों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। आर्टिकल 143 है 143, और 143 में राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि जब भी राष्ट्रपति के कोई बात समझ में नहीं आती है कि ये क्या लिखा हुआ है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है कि हाँ, कि इसका अर्थ बताइए माननीय महोदय। क्या बोलते हो आप लोग? माय लॉर्ड। इसका अर्थ बताइए, परिरक्षण का मतलब क्या होता है? हाँ, तो ये राष्ट्रपति जो पूछ सकता है, और राष्ट्रपति पूछने के बाद में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इसका अर्थ बताता है, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। तो संविधान और विधि की शपथ लेता है परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की। इसके अलावा जनता की सेवा व कल्याण की शपथ लेता है। तो शपथ कितनी लेता है? 2 लेता है। संविधान और विधि का तो क्या करेगा? परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेगा। इसके अलावा जनता की सेवा करेगा। जिस राज्य का राज्यपाल बनेगा उस राज्य की जनता की क्या करेगा? सेवा, और उनका कल्याण करेगा। क्या करेगा? मनीष पूछ रहा है कि विधि क्या होती है? विधि का मतलब होता है कानून। क्या मतलब होता है? विधि शब्द है वो आर्टिकल 13 के अंदर परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 के अंदर विधि की परिभाषा लिखी हुई है, और उसमें लिखा हुआ है कि विधि का मतलब होता है कानून, नियम, उपनियम, आदेश, अध्यादेश, अधिनियम, इन सभी को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं? विधि बोलते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 13 पढ़ोगे जब संविधान का, तो उसमें लिखा हुआ है विधि की परिभाषा। जितने भी कानून होते हैं, जितने भी नियम होते हैं, उपनियम होते हैं, आदेश होते हैं, अध्यादेश होते हैं, अधिनियम होते हैं, उन सभी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? विधि। तो संविधान और विधि की रक्षा कौन करेगा? कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्य के अंदर कौन करेगा? राज्यपाल। और भारत में कौन करेगा? दोनों की शपथ सेम ही है। और ये शपथ कैसे लेते हैं? श्रद्धापूर्वक लेते हैं। ध्यान रखना, कैसे लेंगे? श्रद्धापूर्वक शपथ लेंगे। तो इस शब्द को भी आपको ध्यान में रखना है कि ये श्रद्धापूर्वक शपथ लेते हैं। हाँ, संविधान और विधि की श्रद्धापूर्वक, यानी मैं श्रद्धापूर्वक संविधान और विधि की क्या करूँगा? प्रतिरक्षण, परिरक्षण और संरक्षण करूँगा। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल श्रद्धापूर्वक शपथ लेते हैं, जबकि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो संविधान और विधि के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। कौन है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संविधान और विधि के प्रति निष्ठा की शपथ लेता है। हाँ, निष्ठा का मतलब क्या होता है? कि मैं संविधान और विधि के प्रति हमेशा क्या रहूँगा? निष्ठावान रहूँगा, वफादार रहूँगा, कभी भी संविधान और विधि से बेवफाई नहीं करूँगा। ऐसा कौन करता है? ऐसा राष्ट्रपति कहता है। तो ये समझ में आया क्या आपके? अनुच्छेद 159 159 लिख लिया क्या आप लोगों के? ठीक है, पानी ये लगाया हुआ क्या क्लास के अंदर ही? हाँ, बढ़िया है। तो उपराष्ट्रपति तो 2-4 मिल के लेंगे शपथ। गजब सवाल पूछते हो गया क्या? अब देखो, इसके बाद हम राज्यपाल से संबंधित जो काम का आर्टिकल है अनुच्छेद 161 पढ़ेंगे। अरे 160 में आपके काम का नहीं है, राज्यपाल से संबंधित नहीं है। हाँ, मेरे को याद ही नहीं है। ठीक है, अरे क्यों छोड़ना है लाइन? 161 लिखो। राज्यपाल की समाधान शक्तियां। अरे जितना याद होता लिख लो, ये और भूल जाऊंगा मैं।
राज्यपाल की समाधान शक्तियाँ। आपने आर्टिकल 72 पढ़ा है, अनुच्छेद 72 पढ़ा है क्या? राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसी भी व्यक्ति को 5 प्रकार से क्षमा कर सकता है। और वो 5 प्रकार कौन कौन से पढ़े थे आपने? क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंब, या इसको बोलते हैं निलंबन। यानी राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को इन 5 प्रकार से क्षमा कर सकता है। राज्यपाल के पास भी इसी प्रकार की समाधान शक्तियाँ होती है। दोनों में फर्क केवल इतना सा है कि राष्ट्रपति मृत्युदंड के मामले में किसी भी व्यक्ति को पूर्ण रूप से क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड के मामलों में पूर्ण रूप से क्षमा नहीं कर सकता। ठीक है। इसके अलावा बाकी सभी शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल करता है। यानी राज्यपाल किसी भी व्यक्ति की जो सज़ा है उसकी मात्रा को कम कर सकता है, उसकी प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, या उसकी सज़ा पर अस्थायी रूप से रोक भी लगा सकता है। ठीक है। तो ये राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ हैं। मृत्युदंड के मामलों में या फांसी अगर हो रही है किसी व्यक्ति को, तो उससे मृत्युदंड के मामले में रोक लगाने का उसको माफ़ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास ही होता है। और राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को एक बार माफ़ कर देता है, तो भले ही उसने कितना ही बड़ा अपराध क्यों ना किया हो, वो राष्ट्रपति के माफ़ करने के साथ ही अपराध से पूर्व की स्थिति में आ जाता है। यानी ऐसी स्थिति में आ जाएगा जिस प्रकार से कि उसने कभी अपराध किया ही नहीं हो। ठीक है। लिखो, राज्यपाल किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, उसकी प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, प्रकृति में परिवर्तन कर सकता है, तथा सजा पर अस्थायी रूप से रोक लगा सकता है, अस्थायी रूप से रोक लगा सकता है। ठीक है। तो ये शक्तियाँ भी राष्ट्रपति के पास भी है। राष्ट्रपति किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं? परिहार। क्या बोलते हैं? परिहार। सजा की मात्रा में परिवर्तन करना उसको बोलते हैं लघुकरण। क्या बोलते हैं? लघुकरण। और मात्रा और प्रकृति दोनों में परिवर्तन करना उसको बोलते हैं विराम। जबकि सजा के ऊपर अस्थायी रूप से रोक लगाना उसको बोलते हैं प्रविलंब। वो राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। लेकिन राज्यपाल जो है, राज्यपाल भी उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करता है जिन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। लेकिन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है कि राज्यपाल केवल राज्य सूची के विषय पर ही अपराध को क्षमा कर सकता है। संविधान में 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और तो संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार को, और समवर्ती सूची पर दोनों को अधिकार है। तो अगर कोई ऐसा विषय है जो कि संघ सूची के अंतर्गत आता है और उस विषय पर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो उस पर समाधान करने की शक्तियाँ किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन कोई ऐसा विषय जो कि राज्य सूची के अंतर्गत आता है और उस पर किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, तो उसको क्षमा करने का अधिकार किसके पास है? लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में पूर्ण रूप से क्षमा, ध्यान रखना है कि राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में पूर्ण रूप से क्षमा नहीं कर सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में पूर्ण रूप से क्षमा, तो ये राष्ट्रपति में और राज्यपाल में इतना सा ही फर्क है कि राज्यपाल मृत्युदंड के मामले में क्षमा नहीं कर सकता और राष्ट्रपति कर सकता है। क्लास कितने बजे तक है?
है 6:15 तक का क्लास, क्या हो गया? ये लिख लिया क्या? लिखो लिखो, बोर हो रहे हो क्या? हैं? समझ नहीं आ रहा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है? चलो शायरी सुनाऊं? और मेरे को ऐसे याद थोड़ी आती है कोई, मेरे को यही मुश्किल से याद होता है, तो शायरी और याद करूं ऊपर से। ये लिख लिया क्या आपने? हाँ लो शायरी सुनो फिर, चुपचाप सब चुप हो जाओ एक बार। सारे एकदम शांत होकर के और पूरे मनोयोग के साथ में सुनेंगे, तब जाकर के शायरी समझ में आएगी। क्योंकि मैं जो सुनाता हूँ उसमें शब्दों का गहरा अर्थ होता है, ऐसे हल्की शायरियाँ नहीं है अपने पास में, बहुत उनका गहरा अर्थ होगा। और वही व्यक्ति समझ पाएगा, वही व्यक्ति समझ पाएगा जो कि समझदार है। तो यदि आपके समझ में आए तब तो आपको ताली बजानी ही बजानी है, लेकिन अगर समझ में नहीं आए तो भी बजानी है। इससे क्या होगा? इससे आपके पड़ोसी को लगेगा कि आप समझदार हो। ठीक है? तो पाकिस्तान के एक शायर हुए हैं जॉन एलिया, क्या नाम है? जॉन एलिया पाकिस्तान के शायर हैं और उनका एक शेर है, अब शांति से सुनना, बीच में मत बोलना। जॉन एलिया का शेर है कि शर्म, झिझक, दहशत, परेशानी। शर्म, झिझक, दहशत, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती। पूरा सुनना कि शर्म, झिझक, दहशत, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती। ये वो अजी सुनो मगर ये सब क्या है। ये वो अजी सुनो मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। ठीक है? समझ में आई क्या? आधों के भी नहीं आई, मेरे को पता है। आगे लिखो। अरे क्या हो गया? तो टाइम हो गया क्या? ऐसे चिल्लाओगे ना 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा फिर मैं। टाइम थोड़ी हो गया है? 5 मिनट बची है ना, तो 5 मिनट पढ़ाऊंगा मैं, और जिसको नहीं पढ़ना है क्लास से बाहर चले जाओ। लिखो। अरे लिखो इधर। ऐसे अगर आवाज करोगे तो न तो कोई शायरी सुनाऊंगा, न कोई ढंग की बात बताऊंगा, फटाफट कोर्स कंप्लीट करवा के और निकल जाऊंगा मैं। ठीक है? आवाज नहीं करनी है, ऐसे डिसिप्लिन में रखना है। अरे 62 नहीं पढ़ना है, मैं जितना पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ना है। राज्यपाल को सहायता व सलाह देने के लिए, सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, एक मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया या जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इसका प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। आर्टिकल 163 और बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार सवाल पूछा गया है कि राज्य की मंत्री परिषद का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है। आर्टिकल 163 में, जो हमने पढ़ा था 154 कि संघ की राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है और राज्यपाल इनका प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो अधीनस्थ अधिकारियों की बात आपके 163 में की गई, 163 में की गई है कि राज्यपाल को सहायता देने के लिए और उसको सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्री परिषद होगी। और इस मंत्री परिषद का मुखिया या प्रधान कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा। ठीक है? तो ये 163 के अंदर लिखा हुआ है। अब अगला, अरे 164 नहीं लिखा रहा, इसमें 2 बात बता रहा हूँ आपको। ये जो मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद राज्यपाल को सलाह देती है। अब मंत्री परिषद ने राज्यपाल को क्या सलाह दी,
या सलाह दी अथवा नहीं दी, इस बात को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी न्यायालय में इस पर कोई विवाद या कोई मुकदमा या कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा कि मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को सलाह दी अथवा नहीं दी, और यदि सलाह दी है तो क्या सलाह दी है, इस बात को लेकर के न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, यदि मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को सलाह दी है तो क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी होगा? बाध्यकारी होगा क्या? बाध्यकारी नहीं होगा। लेकिन यह उस विधेयक को या उस सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। लेकिन यदि मंत्रिपरिषद ने वापस सलाह को, उसी सलाह को वापस राज्यपाल को भेज दिया है, ऐसी कंडीशन में दोबारा वह सलाह को मानने के लिए क्या होगा? बाध्यकारी होगा। तो ये 2 लाइन लिख लो। अरे तो 1 मिनट में कुछ नहीं होगा। इतने आप नॉन सीरियस कैंडिडेट हो क्या? नॉन सीरियस हो? अरे पीछे वालों पे तो मुझे प्राउड है वैसे भी, और आप लोग ऐसे कर रहे हो। हाँ, लिखो, मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को सलाह दी अथवा नहीं, सलाह दी अथवा नहीं, और अगर और यदि सलाह दी तो क्या सलाह दी, तो क्या सलाह दी, इस बात को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी न्यायालय में सवाल नहीं पूछा जाएगा कि मंत्रिपरिषद ने राज्यपाल को सलाह दी या नहीं दी, और यदि सलाह दी है तो क्या सलाह दी है, इस बात को किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। एक बार पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। ठीक है। तो राज्यपाल जो मंत्रिपरिषद की सलाह या उसका जो परामर्श है उसको एक बार वापस पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। लेकिन यदि दोबारा मंत्रिपरिषद ने वही सलाह भेज दी है तो ऐसी कंडीशन में राज्यपाल उसकी सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी होगा। ठीक है। तो ये आर्टिकल 63 है। आगे हम कल पढ़ेंगे। आज आपने अच्छे से पढ़ा है और बैठे रहे हो, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, चलो।